केरल को भगवान का अपना देश कहते हैं, यानी गॉड जोन कंट्री। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। दिखने में काफी हरा भरा, नारियल के पेड़, शांत बैकवाटर और एक ऐसा समाज जो पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। लोग कहते हैं कि केरल में जागरूकता है और वहां अंधविश्वास नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां औरतें सुरक्षित हैं। लेकिन अक्टूबर 2022 में इसी केरल के एक छोटे से गांव से एक ऐसी खबर आती है जिसने सिर्फ केरल ही नहीं पूरे देश की नींद उड़ा दी। 2 कत्ल होते हैं, लेकिन ये कोई साधारण हत्याएं नहीं थीं। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक तरफ एक चालाक और एक साइको दिमाग था, वहीं दूसरी तरफ थीं 2 बेगुनाह औरतें जो किसी तरह अपना पेट पाल रही थीं, अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं, जिंदगी से लड़ रही थीं। और इन दोनों के बीच था एक जाल जिसमें दोनों महिलाएं फंस गईं और फिर उनके साथ जो होता है वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में हम इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मरने वाले तो 2 इंसान थे, लेकिन उनके साथ जो होता है वो शायद कोई जानवर ही कर सकता था। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। पत्थनमथिट्टा जिले का एलंथूर गांव केरल का एक शांत सुनसान इलाका। और यहां पर एक आदमी रहता था, नाम भगवल सिंह और उम्र 68 साल। गांव वाले उन्हें अंजलि मुट्टिल वैद्येर के नाम से जानते हैं, कारण उनके पिता इस इलाके में जाने माने पारंपरिक वैद्य थे। देसी दवाइयां, आयुर्वेदिक मालिश, जड़ी बूटियां, और ये विरासत भगवत सिंह को मिली थी। घर के पास एक छोटा सा क्लिनिक था जहां मरीज आते थे। गांव में काफी इज्जत भी थी। लेकिन भगवल सिंह सिर्फ एक वैद्य नहीं थे, उनकी एक और दुनिया थी, कविताओं वाली दुनिया। वो हाइकू लिखते थे। हाइकू यानी जापान की एक काव्य विधा जिसमें सिर्फ 3 पंक्तियों में पूरी बात कह दी जाए। अब सोशल मीडिया पर उनके हजारों फॉलोअर्स थे। लोग उनकी कविताएं पढ़ते थे और तारीफ भी करते थे। भगवल सिंह को भी लगता था कि उनकी काफी अलग पहचान है, मतलब एक सेंसिटिव इंसान वाली इमेज। उनकी पत्नी के बारे में बात की जाए तो उनका नाम लैला, 59 साल की, मिलनसार और शांत। दोनों को गांव में काफी मॉडर्न सोच वाला माना जाता है। कोई कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि इनके घर के अंदर कुछ बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज थी जो इन दोनों की जिंदगी में काल बनकर आई, कर्ज। क्लिनिक उतना चल नहीं रहा था जितना चलना चाहिए, जिसके बाद पैसों की तंगी हो गई। कभी गल्फ कंट्रीज में जाकर काम करने का जो सपना था वो कभी पूरा नहीं हुआ। और अब उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन हालात नहीं बदल रहे थे। जो आदमी बाहर से इतना शांत और इतना सम्मानीय दिखता था, वो अंदर से एक बेचैनी में जीने लगा था। और यही बेचैनी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि जब इंसान हताश होता है तो वो किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, और ऐसे ही इंसान को फंसाना सबसे आसान होता है। साल 2019, भगवल सिंह एक शाम फेसबुक चला रहे थे, तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। प्रोफाइल पिक्चर में एक फूल था और नाम था श्रीदेवी। बायो में लिखा था, अगर जिंदगी में आर्थिक परेशानी है तो संपर्क करें। भगवल सिंह ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। श्रीदेवी का मैसेज आता है कि वो उनकी हाइकू कविताओं की बहुत बड़ी फैन है। भगवल सिंह को भी अच्छा लगा, और आखिर किसे नहीं लगता जब कोई आपकी तारीफ कर दे। और इसी के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। पहले कविताओं पर बात होती है और फिर जिंदगी की बात होने लग जाती है। श्रीदेवी बहुत ध्यान से सुन रही थी, हर बात पर जवाब दे रही थी, और धीरे धीरे उसने भगवल सिंह के बारे में सब कुछ जान लिया। कितना कर्ज है, घर कैसा है, क्लिनिक कैसा चल रहा है, और परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहता है, और तो और सपने क्या है। अब ये वही थ्योरी है जो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करती है, फिर इंसान ऑफ गार्ड हो जाता है और वल्नरेबल होकर सब कुछ ओवर शेयर कर देता है। और अब इस चीज को महीनों बीत गए थे, बातें अब और गहराई में जाने लगी थी, और तभी श्रीदेवी इस बीच तंत्र मंत्र की बात शुरू कर देती है।
उसका कहना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। फिर उसका कहना था कि वो एक ऐसे तांत्रिक को जानती है जो कमाल कर सकते हैं। उनका नाम है रशीद। एर्नाकुलम के पेरम्बावूर गांव में रहते हैं। बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अब बिना किसी डाउट के भगवल सिंह भरोसा कर लेते हैं और तुरंत रशीद से मिलने पहुंच जाते हैं। रशीद से मिलने के बाद भगवल सिंह हैरान हो गए। यह आदमी उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जानता था जो सिर्फ कोई करीबी इंसान ही जान सकता था। घर की बातें, परिवार की बातें और इवन कर्ज की बातें, जिसे सुनकर भगवल सिंह सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है, इसे तो सब पता है। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि जो उन्होंने बातें श्रीदेवी को बताई थीं, वो सारी बातें उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए की गई थीं। वो अब तक एक बात नहीं जान रहे थे कि श्रीदेवी और रशीद एक ही इंसान है, एक ही शख्स, दो किरदार, और उसका असली नाम था मोहम्मद शाफी। अब जरा यहां पर रुकते हैं और इस आदमी को ठीक से समझते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी को समझने के लिए शाफी को समझना बहुत जरूरी है। मोहम्मद शाफी, उम्र 52 साल और एर्नाकुलम के कलाडी का रहने वाला। पर जन्म कहाँ हुआ, परिवार कैसा था, ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो ये है कि शाफी ने 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 16 की उम्र में वो घर से निकल गया और उसके बाद वो जिंदगी भर यूं ही भटकता रहा। कभी ढाबे में खाना पकाया, कभी मजदूरी की, तो कभी एक छोटा रेस्टोरेंट चलाया। शादी हुई और बच्चे भी हुए। बाहर से देखने पर एक आम आदमी, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स में उसकी एक अलग ही तस्वीर थी, क्योंकि उसके ऊपर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। बलात्कार, चोरी और हत्या की कोशिश। और बस ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती है। उसने एर्नाकुलम में पुथनकुरिश में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार किया था और इसके बाद चाकू से हमला कर उसे घायल भी कर दिया था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन उसे जमानत भी मिल जाती है। शफी बाहर आ गया, जैसे वो कई बार आ चुका था, क्योंकि वो सिस्टम के लूप होल्स को बहुत अच्छे से जानता था और इतना भी जानता था कि वो उसे बचा लेंगे। पुलिस ने बाद में कहा कि शाफी एक सेक्सुअल डिजीज से ग्रस्त था। उसे औरतों को तकलीफ देने में खुशी मिलती थी और यही उसकी मानसिक बीमारी थी। लेकिन वो एक सिर्फ बीमार इंसान नहीं था, वो एक बहुत चालाक इंसान भी था। उसने अपनी इस बीमारी का भरपूर फायदा उठाया। श्रीदेवी वाला फर्जी अकाउंट उसने अपनी पत्नी के फोन में अपना सिम लगाकर बनाया था और रात को जब रेस्टोरेंट बंद होता था तो वो उस अकाउंट से चैट्स करता था और इस तरह उसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। अब लौटते हैं भगवल सिंह की कहानी पर। भगवल सिंह अब तक उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे और फिर धीरे धीरे उसने बहुत पेशेंस के साथ अपना जाल कसना शुरू कर दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, शफी ने कोई जल्दी नहीं की। रशीद के किरदार में वो उसके घर पर आता और भगवल की पत्नी लैला को भी धीरे धीरे उसने कन्विंस कर लिया था, यानी उसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। तंत्र मंत्र के नाम पर अजीब अजीब कर्मकांड करवाए और फिर एक दिन उसने वो बात कह दी जिसके लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि अब देवी को खुश करने का वक्त आ गया है, जिसके लिए अब नर बलि चाहिए, यानी एक इंसान की बलि। तभी तुम्हारा कर्ज उतरेगा और तभी घर में पैसे आएंगे, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। और वो भगवल सिंह जो सिर्फ कविताएं लिखते थे, जो मरीजों का इलाज करते थे, जिनकी गांव में इज्जत थी, और सबसे बड़ी बात जो एक वैद्य थे जो लोगों की जान बचाते थे, उन्होंने बलि के लिए हाँ कर दी। और तो और लैला ने भी इसके लिए हामी भर दी। यहां 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, ये सोचने के लिए कि 68 साल का पढ़ा लिखा आदमी एक ऐसे राज्य में जो लिटरेसी रेट में नंबर 1 है और वो इस बात पर यकीन कर चुका है कि इंसान की बलि देने से उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने एक पल ये भी नहीं सोचा कि आखिर ये होगा कैसे,
दरअसल आदमी जब हताश हो जाता है तो इतना टूट जाता है कि उसका दिमाग उस बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे उम्मीद मात्र देती हो, और तब वो ऐसा हर काम कर सकता है जो उसे परेशानी से निकाल सके, यानी उम्मीद देने वाली कोई भी चीज। शाफी ने भी यही किया था। उसने पहले भगवल सिंह की कमजोरी पहचानी, फिर उसे सालों तक कमजोरी पर सींचता रहा, और जब वो पूरी तरह से उसके काबू में था तब उसने अपनी असली मांग रख दी। जून 2022, गर्मी का महीना, और केरल के कलाडी में एक औरत रहती थी, रोजलिन, उम्र 49 साल और मूलतः केरल की निवासी। जिंदगी ने उसके साथ भी बेहतर नहीं किया था, या प्रैक्टिकली कहें तो नथिंग गुड इन लाइफ। 20 साल पहले पति ने मारना पीटना शुरू किया तो 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद जो जिंदगी थी वो अपने दम पर जीने की जिंदगी थी। वो लॉटरी टिकट्स बेचती थी और साथ ही घर घर जाकर सेहत से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स भी बेचा करती थी। पिछले 6 सालों से वो एक साथी के साथ कलाडी के आसपास रह रही थी। जिंदगी कठिन थी लेकिन वो उससे लड़ रही थी। शाफी की नज़र उस औरत पर पड़ जाती है और वो उन्हें 10 लाख देने का लालच देता है। शाफी कहता है कि एक वीडियो शूट करना है बस, और रोजलिन के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। वो मान गई और शाफी उन्हें अपनी एसयूवी में बैठा कर ले गया। कहाँ? एलंथूर, भगवल सिंह और लैला के घर। अब जो आगे होता है वो बताना मुश्किल है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी की पूरी भयावहता तभी समझ में आएगी। रोजलिन को पहले बांध दिया जाता है, फिर तीनों मिलकर उसे मारते हैं और फिर बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, और जो कुछ बचता है उसे बाल्टियों में भरकर घर के पीछे गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। 8 जून 2022 के बाद रोजलिन कभी घर नहीं लौटती है। बेटी मंजू उस वक्त उत्तर प्रदेश में थी, और जब माँ का फ़ोन आना बंद हो गया और जब पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला तो उसे केरल वापस आना पड़ा। फिर अगस्त 2022 में उसने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत तो दर्ज की लेकिन कोई खास जांच नहीं की। फाइल बनती है और एक कोने में फेंक दी जाती है, और शाफी को यह मालूम था कि यही होगा, क्योंकि रोजलिन कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थी, लॉटरी बेचने वाली एक अकेली औरत, और उसके लापता होने पर कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि कोई हंगामा ही नहीं हुआ। 2 महीने बाद शाफी फिर एलंथूर गया। भगवल सिंह से फिर से बोला कि देवी अभी पूरी तरह खुश नहीं हुई हैं और अब एक और बलि चाहिए, तभी काम पूरा होगा। भगवल सिंह और लैला एक बार फिर हाँ कर देते हैं। ये सोचकर दिल कांप जाता है कि पहली हत्या के बाद भी उस घर में रोजाना जिंदगी चल रही है। भगवल सिंह शायद रोज क्लिनिक पर भी जा रहा है, लैला घर के सारे काम कर रही है, पड़ोसी आ जा रहे हैं, और उस घर के पिछवाड़े में जमीन के नीचे एक औरत दफन पड़ी है। और ये बात वो तीनों जानते हैं। फिर आता है सितंबर 2022। कोच्चि के एलमकुलम इलाके में एक छोटे से लॉज का एक छोटा सा कमरा। यहां रहती है पद्म, जिसकी उम्र 52 साल है। तमिलनाडु के धर्मपुर की ये रहने वाली है और 15 साल पहले अपने पति के साथ कोच्चि आई थी, 2 वक्त की रोटी कमाने और अपना जीवन जीने। कोच्चि ने उन्हें कुछ ज्यादा नहीं दिया, लेकिन उन्हें जो भी मिला वो उसी में गुजारा कर रहे थे। 3 महीने पहले उसके पति की तबीयत खराब हुई और अब वो तमिलनाडु वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर पद्म अकेली रह गई। पद्म रोज सुबह उठकर निकल जाती थी, कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती कि कोई काम मिल जाए, तो कभी किसी के घर जाकर के झाड़ू पोंछा करती थी और लॉटरी टिकट्स बेचती थी। 150 रुपये से उसका दिन शुरू होता था, और अगर बहुत अच्छा दिन चला जाए तो 1000 रुपये तक पहुंच जाता था। और इन्हीं पैसों से उसने अपने 2 बेटों को पाला था, पढ़ाया था। बड़ा बेटा है सेट्टू और छोटा बेटा सिल्वरेस। अपने दोनों बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना उसका सपना था। पद्म रोज अपने बेटे सिल्वरेस को फोन करती थी, ज्यादा नहीं, बस कुछ मिनट के लिए, इतना ही समय था उसके पास। खाना खाया, ठीक हो, बस इतना ही। मोबाइल उन्हें ज्यादा चलाना भी नहीं आता था। स्पीड डायल पर बेटे का नंबर सेव था, वो वही दबाती थी और सिल्वरेस फोन उठा लेता था।
लेकिन 26 दिसंबर 2022 को शाफी ने पद्म को भी वही झांसा दे दिया, पैसों का और एक काम का। फिर पद्म भी अपने कमरे से निकलती है और फिर कभी वापस नहीं आती। 26 सितंबर की शाम सिल्वरेज को मां का फोन नहीं आया। अब सिल्वरेज ने खुद फोन किया लेकिन लगा नहीं। 1 बार, 2 बार, 10 बार फोन नहीं लगा। रात हो गई और सिल्वरेज की नींद उड़ गई। अगली सुबह कोच्चि में रहने वाली अपनी मौसी पलानियम्मा को फोन करता है। फिर पलानियम्मा भागते हुए लॉज जाती हैं जहां कमरा बंद मिलता है। लॉज वाला ये बताता है कि दीदी सुबह निकली थी लेकिन वापस नहीं आई हैं। पलानियम्मा फिर कडवंतरा पुलिस स्टेशन जाती हैं और शिकायत दर्ज करा देती हैं। और इस बार पुलिस ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि ये मामला ताजा था। शायद इसीलिए कि सिल्वरेज हर रोज पुलिस स्टेशन जाता था। अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस बार जांच शुरू हुई। कोच्चि पुलिस उस इलाके में सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस खंगाल रही है। लॉज के आसपास के सारे कैमरे, सड़क के कैमरे, दुकानों के कैमरे और घंटों की फुटेज मिल गई है। और तभी एक धुंधली सी तस्वीर मिलती है कि पद्म एक एसयूवी में बैठ रही है और गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही है। धुंधली लेकिन दिख रही है। नंबर प्लेट ट्रेस की जाती है और गाड़ी मोहम्मद शाफी के नाम पर रजिस्टर थी। पुलिस ने शाफी के बारे में पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उसका सारा पुराना रिकॉर्ड सामने आ जाता है। मोबाइल टावर का डेटा निकाला जाता है और उससे यह पता चलता है कि 26 सितंबर को वो इसी इलाके में था। सब कुछ मिल रहा है अब। फिर 10 अक्टूबर 2022 को पुलिस त्रिशूर में शाफी को दबोच लेती है। पुलिस कमिश्नर CH नागाराजू ने बाद में मीडिया को बताया था कि शाफी को तोड़ना बेहद मुश्किल था। वो बात ही नहीं कर रहा था, हर सवाल पर चुप रहता था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डेटा और बाकी सारे सबूत एक एक करके उसके सामने रखे गए तो वो दीवार धीरे धीरे टूटी। और जब टूटी तो एक ऐसी बात निकली जो पुलिस को भी नहीं पता थी। शाफी ने बताया कि सिर्फ पद्म ही नहीं, एक और औरत थी जिसका कत्ल उसने पद्म से पहले किया था। 11 अक्टूबर 2022 पुलिस की एक बड़ी टीम एलंथूर गांव में उस घर के सामने खड़ी थी जहां भगवल सिंह और लैला रहते थे। दोनों को बाहर बुलाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। उनका बिहेवियर कुछ नॉर्मल नहीं था। घबरा रहे थे, आंखें चुरा रहे थे और जवाबों में उलझन थी। पुलिस को यकीन हो चुका था कि इस कृत्य में ये दोनों शामिल हैं। भगवल सिंह पहले टूट जाता है और फिर लैला भी बाद में सब कबूल कर लेती है। शाफी पुलिस को खुद घर के पीछे ले जाता है। जगह की पहचान होती है और खुदाई शुरू हो जाती है। पुलिस के पास 2 ट्रेन डॉग्स भी थे, बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के। नाम था मर्फी और माया। ये डॉग्स लाशों को सूंघ कर ढूंढ सकते थे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शफी सब बता देता है। जो निकला वो देखकर पुलिस के जांबाज ऑफिसर भी डगमगा गए। 2 औरतों के कटे फटे सड़े गले अवशेष जो महीनों से जमीन में दबे थे। एक शव के तो 56 टुकड़े किए गए थे, वहीं दूसरे शरीर के अंग अलग अलग। और ये सब एक बाल्टी में भर करके दफनाया गया था। और जहां दफनाया गया था वहां पहले औषधियों का एक छोटा बाग था। अब पड़ोसी जो बाहर खड़े थे वो ये देख करके रो पड़े। कुछ तो बेहोश हो गए और ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही घर है जहां वो कभी इलाज के लिए आते थे, और ये वही वैद्य है जिसकी इतनी इज्जत की जाती थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, शाफी, भगवल सिंह और लैला। 12 अक्टूबर को जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो मीडिया का हुजूम था। तीनों के चेहरे ढके हुए थे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और तब जो जांच शुरू हुई तो इस मामले की परत दर परत खुलनी शुरू हुई। जनवरी 2023 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पद्म के मामले में 1600 पन्ने, वहीं रोजलिन के मामले में 3000 पन्ने। हत्या, बलात्कार, अपहरण, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप। और एक बात जो चार्जशीट में दर्ज थी,
जिसे सुनकर सब सन्न रह गए वो ये था कि तीनों ने पीड़िताओं के शरीर के अंगों को खाया। ये सुनकर बहुत से लोगों ने अखबार एक तरफ रख दिए होंगे। बहुत से लोगों को तो यकीन नहीं हुआ होगा और उन्होंने यकीन करने से इनकार भी कर दिया होगा, लेकिन यही सच था और यही था इस मामले का सबसे भयावह हिस्सा। शाफी के फ़ोन की जांच में यह भी निकला कि उसने और भी कई महिलाओं को ऑनलाइन फंसाने की कोशिश की थी। कई और श्रीदेवी जैसे अकाउंट थे, यानी कई और जाल थे। वो रुकने वाला तो नहीं था। केरल हाई कोर्ट तीनों की जमानत अर्जी को खारिज कर देता है। और अब एक बात जो सारी कहानी में सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वो ये है कि जब जून में रोजलिन गायब हुई थी और बेटी मंजू ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी, अगर उस वक्त पुलिस ठीक से जांच कर लेती और वो उस फाइल को दराज में रखने की बजाय किसी ने उठा लिया होता तो क्या पद्म की जान बचाई जा सकती थी? इसका जवाब शायद हाँ है। एलंथूर कांड के बाद केरल में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। अंधविश्वास के खिलाफ सख्त कानून की मांग उठी। महाराष्ट्र में जैसा अंधविश्वास विरोधी कानून है वैसा केरल में भी लागू करने की बात हुई। पुलिस ने पूरे राज्य में महिलाओं के पुराने लापता मामलों को दोबारा खोलने का आदेश भी दे दिया। पद्म के बेटे सेल्वरेज और सेट्टू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, मां का शव वापस करो ताकि गांव में ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन शव इतनी खराब हालत में थे कि डीएनए जांच के बाद ही परिवार को सौंपे जा सकते थे। सेल्वरेज ने एक बार पत्रकारों को भी बताया था कि मां ने हमें बड़ी मुश्किलों से पाला, पढ़ाया और साथ ही 150 रुपए से दिन की शुरुआत करती थी। वो हमारे लिए उन्होंने सब कुछ किया। सेल्वरेज आज चेन्नई की एक आईटी कंपनी में काम करता है और बड़ा भाई सेट्टू टीचर है। मां ने जो सपना देखा था वो तो पूरा हुआ, पर मां नहीं रही उसे देखने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ रोजलिन की बेटी मंजू, जो उस दिन उत्तर प्रदेश में थी जब उसकी मां गायब हो गई, उसे आज भी वो आखिरी बातचीत याद होगी जो उसकी मां से हुई थी। वो फोन याद होगा उसे जो उसने किया होगा, पर लगा नहीं। एलंथूर का आज वो घर वीरान पड़ा है, चारों तरफ झाड़ियां उग गई हैं। गांव वालों ने तो उस गली से गुजरना बंद कर दिया है। जिस कोने में कभी औषधीय पौधों का बाग था वो जमीन आज सूनी पड़ी है, वहां कोई नहीं जाता। और अब फरवरी 2026 तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं और ट्रायल जारी है। अदालत में पेशियां होती हैं, तारीखें पड़ती हैं, वकील बहस करते हैं और रोजलिन और पद्म के परिवार इंतजार करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जो हम देखना नहीं चाहते। ये कि अंधविश्वास सिर्फ अनपढ़ में नहीं होता, वो पढ़े लिखों में भी होता है। बस उसका रूप बदल जाता है कि जब आदमी हताश होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि इस देश में आम होना गुनाह है, क्योंकि उनके लापता होने पर कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता। ना पुलिस परेशान होती है, ना सरकार परेशान होती है और समाज को किसकी ही पड़ी है। और यही इग्नोरेंस किसी की जान ले लेता है, जैसे उसने पद्म और रोजलिन की जान ले ली। अब आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए स्टोरी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने लिखी है, साथ ही कैमरे के पीछे हैं फरहान। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।